बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक जिसको बोल रहे होते हैं कॉमन अल्फाज में। और आपको पता है कि इसका डेली लाइफ में हम यूजेस बहुत ज़्यादा जो है ना देख रहे होते हैं। तो इसलिए ये आज वाला जो टॉपिक है या ये वाला यूनिट जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही सही, इसके साथ साथ हमारा क्लिनिकल हवाले से, क्लिनिकल वर्क के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ ड्रग्स दी जा रही होती हैं वो हर दूसरे पेशेंट को आप जो है देख रहे होते हैं कि वो फिजिशियन जो भी प्रोफेशनल है उसको साथ साथ रिकमेंड कर रहा होता है। तो हर एक मुख्तलिफ टाइप की जो है ना एंटीबायोटिक हम देखने जा रहे हैं। तो पहले जिस तरह हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले इसकी बेसिक फार्माकोलॉजी को देख रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं ताकि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी हमने टॉपिक पढ़ना होता है उसको हमेशा बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ताकि हर किस्म के जो भी पॉइंट है आपके क्लियर हो जाए। तो आज हम जो है ना मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो आज पहला हमारा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी, उसको रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, यानी इसके कंसेप्ट समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी यानी केमिकल से ही वर्ड निकला है, यानी कोई भी केमिकल किसी भी डिजीज के लिए हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस केमिकल को, उस मेथड के जरिए, थेरेपी मीन होता है मेथड और कीमो से मुराद है केमिकल, यानी कोई भी केमिकल को किसी भी मेथड के जरिए से यानी किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके उस स्पेसिफिक डिजीज की वो कीमोथेरेपी कहलाएगी। यानी इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो होगा यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से क्या मुराद है? वो स्पेसिफिक ऑर्गन जिस यानी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक डिजीज प्रोड्यूस हुई है, जिसका हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल एजेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस टेक्निक्स को, इस मेथड को कीमोथेरेपी बोलते हैं। और जो इसके लिए हम एजेंट या ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, जो कि इसके अगेंस्ट। तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक को पढ़ रहे होते हैं। एंटीबायोटिक ये आपको पता है माइक्रोब से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम केमिकल एजेंट बना रहे होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करके हम लेबोरेटरी के जरिए इसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। उसी को ही सिंथेसाइज करने के बाद हम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए, यानी उसको या तो हम उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होंगे या उसको मुकम्मल तौर पे किल कर रहे होंगे उसी होस्ट के अंदर जहां पे उसने कोई भी डिजीज प्रोड्यूस की हुई है। तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसमें बेसिक इसका पर्पस यही होता है, या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा होता है या जो है ना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पे किल कर दिया जाता है। तो उसके बाद अब हमने कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट होने चाहिए उसकी सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ताकि हमने कोई भी स्पेसिफिक अगर एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करना है किसी भी पेशेंट के लिए, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो कौन कौन से ये वाले पॉइंट हमने कुछ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया है, फंजाई या कोई भी है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि बॉडी से हम सैंपल लेंगे, फ्लूइड सैंपल जिसका ब्लड सैंपल हो सकता है, या हम स्टेनिंग टेक्निक्स को, ग्राम स्टेनिंग
ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के जरिए से हमें पता लगाएंगे कि आया कि वो जिसकी वजह से, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये जो इन्फेक्शन वगैरह कोई भी डिजीज प्रोड्यूस हुई है, वो किस टाइप का प्रोड्यूस करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करेंगे किस टाइप का है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी जिस साइट के लिए, यानी जिस एरिया के अंदर वो इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, वो हम देखेंगे कि वो लिपिड सॉल्युबिलिटी वाला एरिया है, मेम्ब्रेनियस है, जिस तरह सीएनएस के रिलेटेड हो गया, यानी वहां पे सेल मेम्ब्रेन जो यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी वाली होंगे एरिया। और इसी तरह का मॉलिक्यूलर उसका वेट चेक कर लेंगे कि उसका इन्फेक्शन किस हद तक है, माइनस है या लार्ज किस्म का है। और उसके बाद क्या देखेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग साइट को देखेंगे कि उस एरिया के अंदर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट कितनी मौजूद है, ताकि कोई भी ड्रग इस्तेमाल करें तो वो किस तरह के एरिया में उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है वो उस एरिया में जाके क्या सूटेबल भी है, यानी अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी भी सही या नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट हम इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम देख रहे होंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सेलेक्ट करते हुए। और उसके बाद हम कुछ पेशेंट फैक्टर को भी नोट करेंगे। जरूरी है कि कोई भी एंटीबायोटिक हर पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल कराएं, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये चंद एक फैक्टर हैं जिनको नोट करेंगे। सबसे पहले इसका इम्यून सिस्टम देखेंगे कि आया कि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, बहुत ज्यादा वीक तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम उसका रिस्पॉन्स कर भी सकता है या नहीं कर सकता, रेजिस्टेंट तो नहीं हो गया है। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा फैक्टर है रीनल फंक्शन, डिसफंक्शन तो नहीं होगा उसका रीनल यानी एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस, वहां पे ज़ाहिर डिटॉक्सिफिकेशन होनी थी और उसके बॉडी से एक्सक्रीशन का फिनोमेना होना था, तो वो किसी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं, यानी डिसफंक्शन है। तो उस कंडीशन में भी हम देख रहे होंगे कि कौन सी ड्रग जो रीनल पाथवे को फॉलो करते हुए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो पहले से अगर वो डिसफंक्शन हो चुका है तो वो वाली जो ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती, वो प्रॉपर तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है जिसको हम हेपेटिक डिसफंक्शन बोलते हैं। लीवर के अंदर आपको पता है जितनी भी ड्रग हम इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा इन ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा था लीवर के अंदर है, हेपेटिक मतलब मेटाबॉलिज्म जिसको बोल रहे हैं। तो इसका भी हमने देखना नोट करना होता है कि जो भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो वो जो है ना लीवर के एरिया के अंदर जाके उसकी मेटाबॉलिज्म अगर होनी है, तो वो लीवर पहले से ही जो है ना डिस्फंक्शन हो चुका है, तो वो भी जो है ना पेशेंट फैक्टर को हम नोट करेंगे। और उसके बाद पुअर परफोरेशन, ये परफ्यूजन है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन पावर, पेनिट्रेशन पावर, वो चेक करेंगे। अगर वो पुअर है तो वो प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, तो जब वो नहीं होगा तो उसके बाद उसका ज़ाहिर इन्फेक्शन मतलब कोई भी साइट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, लैक्टेशन मदर है, ठीक है। तो वो इस कंडीशन में भी हम देख रहे होते हैं कि आया कि हम पेशेंट को अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी के अंदर इफेक्ट तो नहीं डाल रही, यानी कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा, या लैक्टेशन के दौरान उस फिट जो छोटा बच्चा जो है ना वो लैक्टेट कर रहा है, तो उस दौरान उसके अंदर तो ये एंटीबायोटिक का ट्रांसफर यानी उसके अंदर तो ये एक्सक्रीट आउट हो रही। तो अगर ये इस तरह हो रही है तो ज़ाहिर है आगे और जो बच्चा है उसके अंदर भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी उसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके अलावा हम ये चेक कर रहे होंगे कि इसकी सेफ्टी, उस स्पेसिफिक पेशेंट के अंदर जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके अंदर किस हद तक सेफ्टी है, उसके लिए वो सेफ्टी है या रेजिस्टेंट तो नहीं हो चुकी, या कोई उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती, यानी साइड ऑफ एक्शन की अगर बात कर ले तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल सकते। और उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो पोस्ट थेरापी है। हम किसी भी पेशेंट को जब भी कोई ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री की मदद जानते हुए साथ साथ उसका सोशो इकोनॉमिक्स जो है ना स्टेटस को भी देखते हैं। अगर वो स्टेटस मतलब दरमियाना या जिस साथ भी जिस तरह के भी है, अगर वो ट्रीटमेंट थेरापी को जो है ना अफोर्ड कर सकता है तो इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर नहीं अफोर्ड कर सकता तो जाहिर है उसके लिए हम सूटेबल जो थेरापी होगी
उसको जो है ना नोट करें। इसीलिए हम यहाँ पे फैक्टर देखे हैं कॉस्ट ऑफ थेरापी, यानी उस थेरापी की, उस ट्रीटमेंट की, जो थेरापी हमने प्लान की होगी, कोई भी प्रोफेशनल होगा उसने प्लान की होगी, तो उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है वो पहले पेशेंट को ज़ाहिर बता रहा होगा, उसके स्टेटस के मुताबिक होगी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा ना। उसके बाद हमारे पास है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट के जरिए से हम दे रहे हैं उसको पेशेंट में। ये वाला फैक्टर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यानी उसका रूट ओरल तो नहीं है, पेरेंटल है, पेरेंटल क्या है IM IV कोई भी है, तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक जो ना मेन, यानी जिसको हम पेशेंट फैक्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीजें, ये सारी की सारी, यानी जितने भी फैक्टर हमने पढ़े हैं तो सारे के सारे इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमें मदद कर रहे थे कि कोई भी एंटीबायोटिक किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला क्राइटेरिया, ये वाले जो ना कुछ फैक्टर को हमने सामने रखते हुए उसके लिए सेलेक्ट करनी होगी। अब यहाँ तक तो हमें सिलेक्शन का पता चल गया कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इन्फेक्शन किस तरह का होगा, पेशेंट की भी कंडीशन हमने उसके फैक्टर भी देख लिए। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हम इसको पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे पढ़ना चाहें तो उसके अंदर ज़्यादा सल्फोनामाइड आ रही होती है, क्विनोलोन होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। उसके बाद ये जो है ना आपको मेन क्लासेस का बताया गया, हर क्लास की आगे फर्दर जो है ना हम डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे नंबर ऑफ ड्रग्स दी होती हैं, तो आपको जो है ना हमने हर क्लास की मेन ड्रग बता देनी है, बाकी आप उसको डिटेल के साथ जो है ना अपनी टेक्स्ट बुक से जो है ना उसमें से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि व्हाइट बोर्ड में हमने पूरी इसकी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हाँ इसका ये है कि आपको स्केच की फॉर्म में आपको जो है ना वीडियो के अंदर ऐड अप लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास ये तो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ये हो सकती है, यानी सल्फोनामाइड है, क्विनोलोन है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप को देखते हुए हम जो है ना देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप, यानी किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरल होता है, प्रोटोजोआ। तो जिस तरह का इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा तो हमने एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल उसी तरह का, उसी स्पेसिफिक माइक्रोब के लिए हम, जिस तरह वायरल इन्फेक्शन तो एंटीवायरल ड्रग दे रहे होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबैक्टीरियल हो जाएगी, ठीक है। यानी जिस तरह का इन्फेक्शन होगा इस टाइप की बेस को देखते हुए हम उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने ये देखना होगा इसके स्पेक्ट्रम, यानी एक्टिविटी ऑफ स्पेक्ट्रम ये देखनी है कि आया कि जो भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है उसकी जो एक्टिविटी है वो उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है? नैरो स्पेक्ट्रम में ये है कि कोई भी एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में से किसी भी स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी उसकी एक लिमिट रेंज होगी। वो चंद एक जो है जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबायोटिक वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल हो रही, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसलिए हम ऐसी एंटीबायोटिक को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे जिसकी लिमिटेड एक्टिविटी होगी, यानी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चंद एक जो है ना बैक्टीरिया तक या माइक्रोब तक जो है ना उसकी एक्टिविटी होगी। उसके बाद हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ होगी, यानी ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कोई भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है टाइप ऑफ एक्शन, यानी जो एंटीबायोटिक हमने इस्तेमाल करवानी है उसका एक्शन किस तरह का होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक होगा या बैक्टीरियोसाइडल होगा। अब स्टेटिक मीन होता है रुक जाना, स्टॉप कर देना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने बैक्टीरिया को जो ना उसकी क्या कहते हैं कि ग्रोथ वगैरह को इनहिबिशन की तरफ लेके जाना होता है, और जो बैक्टीरियोसाइडल है ये मुकम्मल तौर पे बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये हमने उसके
सिलेक्शन हमने पहले उसकी स्टार्ट में भी देखा है एंटीबायोटिक का, कि हम अगर ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दो उस तरह से वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, यानी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि या तो वो बैक्टीरिया को इनहिबिशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं या उसको मुकम्मल तौर पे किल कर रहे हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। हमारे पास यानी कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके ज़रिए से हम एंटीबायोटिक का यानी उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे सिंथेटिकली है चाहे नेचुरली। तो उसके अंदर फंगस वगैरह भी इस्तेमाल की जा रही होती है, बैक्टीरिया होती है और एक्टिनोमाइसीट्स। आगे हम जब डिटेल में हर एक एंटीबायोटिक देखेंगे तो उसका सोर्स भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि ये वाली स्पेसिफिक जो एंटीबायोटिक कोई भी हम पढ़ रहे होंगे उसका सोर्स भी देख रहे होंगे, कोई फंगस सोर्स होगा किसी का, कोई बैक्टीरियल सोर्स होगा, कोई एक्टिनोमाइसीट्स होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी जो भी हम बैक्टीरिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे हम देख रहे होंगे कि उसकी क्लासीफाई हम कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होंगी जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे, यानी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होंगी, उसको रोक रही होंगी, स्टॉप करवा रही होंगी। जब सेल वॉल की सिंथेसिस होगी उसकी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ आगे नेक्स्ट होंगी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम करने वाली कुछ ऐसी बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक की होंगी जो बैक्टीरिया की या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सिंथेसिस वाला फिनोमेना है ना उसको मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देंगी, यानी इनहिबिटर के तौर पे। उसके बाद तीसरा तरह का जो ना डीएनए की सिंथेसिस, इसको स्टॉप करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही होंगी। आगे जो है ना हम आपको लेक्चर के अंदर आपको एक स्केच की फॉर्म में ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन हमने देखी है तो एक ही डायग्राम के अंदर आपको नजर आ जाएंगी कि कुछ सेल वॉल इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही होंगी, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पे मतलब काम करती है, कुछ जो है डीएनए की सिंथेसिस वगैरह। तो ये आप जो है ना उस स्केच के अंदर सारी की सारी टाइप जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा स्केच। तो उसके बाद जो है ना हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन को देख रहे होंगे। तो ये नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई हैं और हर एक के अंदर जो मेन आप जो ड्रग का इस्तेमाल यानी जो हमारे एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है या इनका डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको हमने नोट डाउन किया हुआ है। बाकी आप जो रिमेनिंग आपके मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्लासिफिकेशन है तो उसका भी स्केच आपको मिल जाएगा आपके लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेन को ही मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है ना क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तकरीबन ये 12 क्लासेस को जो है हमने मेंशन किया है। तो हर एक के आगे एक एक दो एग्जांपल दी हुई है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली क्लास है हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हम इसको देख रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहली क्लास हमारे पास है सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड के अंदर हमारे पास आगे ड्रग आ रही है सल्फर डायाजीन है और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, यानी हर एक ड्रग यानी जो भी क्लास के ड्रग हम पढ़ रहे होंगे आगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम अलग-अलग से आगे जब डिटेल से उसको पढ़ रहे होंगे उधर देखा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम उसका मतलब क्लास का नाम और उसके साथ जो रिलेटेड ड्रग होगी उसको मेंशन मतलब बताएंगे आपको, बाकी डिटेल आपको फर्दर लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है क्लास डाई अमाइनो पायरीमिडीन। डाई अमाइनो पायरीमिडीन इसके अंदर है हमारे पास है ट्राइमेथोप्रीन है और पेरीमेथामीन है। और उसके बाद थर्ड क्लास हमारे पास है क्विनोलोन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर डॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और नैलिडिक एसिड है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल आगे आप पढ़ने वाले हैं, यानी हर एक इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस करनी है। इसके अंदर पेंसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है और मोनोबेक्टम है। ये इंपॉर्टेंट क्लासेज है तीनों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन के अंदर आ रही है, यानी नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव के तौर पे क्लोरोफेनिकोल एक ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अक्सर एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछा जाता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसके एडवांस इसके यूजेस, तो इसको भी जो हम अलग से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो इसके अंदर स्टेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है और नियोमाइसिन है।
इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट मतलब ड्रग्स शामिल है। मैक्रोलाइड देखा जाए तो एरिथ्रोमाइसिन है, कैलिथ्रोमाइसिन है और अजिथ्रोमाइसिन। तो नेक्स्ट हमारे पास 9वां पॉइंट यानी 9 नंबर है, इसके अंदर लिंकोसामाइड है। इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है लिंकोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है। उसके बाद है नाइट्रोएमिडाजोल के अंदर है मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है। इसी तरीके से हमारे पास है निकोटीनिक एसिड डेरिवेटिव है। इसके बाद मतलब जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है आइसोनियाजिड है और पैराजिनामाइड है। उसके बाद इजोल डेरिवेटिव के अंदर है मिकोनाजोल है, कोट्राइमाजोल है और कीटोकोनाजोल है। तो ये हमारे पास जो है हर क्लास की हमने इम्पोर्टेंट ड्रग को देख लिया यानी इसके नाम। तो आगे फर्दर हम जब नेक्स्ट लेक्चर आ रहे होंगे तो हर एक क्लास का मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा होगा, उसके यूजेस बता दिए जाएंगे और उसके एडवर्स, क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में इस पोर्शन से लाजमी क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इसलिए आपने बड़े ही जो है ना तअम्मुल के साथ या स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल लेक्चर आप लोगों ने ये सुनना होगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है ना ये रह न जाए। तो सबसे पहले हम पहली क्लास का शॉर्ट सा एक स्कीम की फॉर्म में मतलब उसके यूजेस देख लेते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सल्फोनामाइड सबसे पहली क्लास है हमारे पास। इसके अंदर सल्फर डायाजीन है हमारे पास, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, ये इंपॉर्टेंट यानी क्लास के ड्रग्स हैं। तो इसकी अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर एक लाइन की यानी स्कीम की फॉर्म में हम देखना चाहें तो इसके अंदर ये पैट्रीडीन प्रीकर्सर प्लस ये पापा इसको बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं किसकी मौजूदगी में, ये वाला एंजाइम है जिस डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेसिस, यानी इस दोनों का रिएक्शन होने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। अब ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं FH2, इसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो, अभी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्जन के लिए पहले जो है ना इस स्टेप से गुजरना होगा, यानी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में, यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ना FH4 है। अब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ गया है। अब इसने जो है ना क्या करना है कि अमाइनो एसिड वगैरह की सिंथेसिस करवा देनी है, प्योरीन बेसिस है, थाइमिडीन वगैरह, ये सारी प्योरीन बेसिस जब यानी नाइट्रोजन बेसिस की सिंथेसिस होती है तो इसका मतलब है कि डीएनए वगैरह की सिंथेसिस है, डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह ये सारी की सारी इस तरीके से सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह के ये आपको पहले मैकेनिज्म बताया कि नॉर्मल पाथवे को बताते हुए, लेकिन अब जब हम सल्फोनामाइड वगैरह की फॉर्म में ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ड्रग ने क्या करना होता है, या तो इस एंजाइम को जाके इनहिबिट करना यानी इसके ऊपर जाके इफेक्ट करना होता है, इसकी एक्टिविटी को रोक देना है, यानी ये वाला प्रीकर्सर से जो पापा यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन के बाद जो है ना डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर यानी FH2 के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो या तो इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा ताकि ये FH2 के अंदर कन्वर्ट ना कर पाए, या अगर यहाँ पे भी अगर एक्टिविटी नहीं डिस्टर्ब हुई तो दूसरी यहाँ पे उसके पास पाथवे है कि इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को जो है ना यहाँ पे आके उसने इनहिबिट करना है, यानी उसकी वर्किंग को स्टॉप करवा देना, ब्लॉक कर देना है ताकि ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए। जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उसके बाद ये अमाइनो एसिड, प्योरीन बेसिस, थाइमिडीन वगैरह ये बेसिस नहीं बन पाएंगी और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस का जो ना प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी ग्रोथ वगैरह वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मतलब ये सल्फोनामाइड की क्लास की ड्रग को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी इसका माइक्रोब्स का हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक ही मतलब स्केच की फॉर्म में आपको बताया गया है कि इसने या तो इस एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करना होता है या जो है ना इससे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के ऊपर। तो ये किस किस इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन प्रोड्यूस, उसके बाद है निकोडियोसिस है, टैक्सोप्लाज्मोसिस है, मलेरिया के अंदर है, या टॉपिकल इन्फेक्शन यानी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना आज
का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बाकी कल इंशाल्लाह सल्फोनामाइड के बाकी इसके यूजेस के बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हैं और उसके अलावा जो है ना हमारे इसके कुछ मेन पॉइंट है हमने वो डिस्कस करने हैं। तो ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ से ही शुरू किया जाएगा। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये वाला जो चैप्टर है इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने कोई भी अगर लेक्चर इसका स्टार्ट करना है तो हमेशा इसके बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि आपको बेसिक पहले कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे। तो उसके बाद किसी भी ड्रग जो एंटीबायोटिक की क्लास है उसकी ड्रग होगी, उसका मैकेनिज्म फिर आपको समझ आएगा। तो इसलिए आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्त को भी बताएं। और अगर इसमें से कोई किसी किस्म का आपको क्वेश्चन होगा तो आप हमें उसमें इनबॉक्स करेंगे, यानी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम आपको जो है ना उसका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ताकि हम आने वाला लेक्चर इससे भी बेहतर, यानी उसके अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट आने चाहिए आने वाली है तो हम मज़ीद उसके अंदर इम्प्रूव करके आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको अभी स्केच की फॉर्म में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।